हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप लोग को याद हो ही गया होगा, नहीं भी याद होगा। अगर आप न्यू व्यूवर है तो आप लोग के लिए बता दूं, या दो बार मैं बता दिया, अब मैं फिर से बोलूँगी तो आप लोग चैनल छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं यार नहीं देखना है, छोड़ो इसका वीडियो, ये केवल अपने चैनल का प्रचार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज आप लोग को जैसे कि अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडिया स्टैंड्स ऑन इन्वायरमेंटल इशूज़, इस विषय पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसका कि मतलब है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। तो इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका वीडियो मैंने बना दिया है पार्ट 1, वो चाहे तो आप लोग मेरे चैनल से देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार उसको देख ही लीजिए ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी, ठीक है। चैप्टर है हमारा 8, बुक है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर 8 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका ये लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट नहीं है, सॉरी टॉपिक है ये एक, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया स्टैंड्स ऑन इन्वायरमेंटल इशूज़, जिसका कि मतलब होता है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसका हिंदी समझते हैं। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। China and other developing countries were exempt from the requirements of the Kyoto Protocol because their contribution to the emission of greenhouse gases during the industrialization period that is believed to be causing today's global warming and climatic change was not significant. तो भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। However, the critics of the Kyoto Protocol point out that sooner or later, both India and China, along with other developing countries, will be among the leading contributors to greenhouse gas emissions. औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चाइना भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। एट द G8 मीटिंग in June 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world. 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ curbing emission rests with the developed countries which have accumulated emissions over a long period of time. साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। India's international negotiation position relies heavily on the principle of historical responsibility as enshrined in UNFCCC. तो चैनल 4 में पढ़िए, 3 ही सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। This is acknowledged that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse gas emissions and emphasizes that economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties. इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। सो इंडिया इज वेरी ऑफ रिसेंट डिस्कशंस within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries such as Brazil, China, India to reduce their greenhouse gas emissions. हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। India feels that contravenes the very spirit of UNFCCC. Neither does it seem fair to impose restrictions on India when the country's rise in per capita carbon emissions by 2030 is likely to still represent less half the world average of 3.8 tons in 2000.
भारत इस बात के खिलाफ है। उनका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयत करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। Indian emissions are predicted to rise from 0.9 tons per capita in 2000 to 1.6 tons per capita in 2030। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2001 आउटलाइंस इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। Similarly, the Electricity Act of 2003 encourages the use of renewable energy। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम के पुनर्नवा रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। Recent trends in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technologies show that India has been making real efforts। The government is also keen to launch a national mission on biodiesel, using about 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2011 to 12। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011 से 12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा। इंडिया रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन 2 October 2016 and India has one of the largest renewable energy programs in the world। तो हाँ, तैयार होने लगेगा और इसमें 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। A review of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। One of the key conclusions was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on consensual terms to developing nations। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। India finds it necessary that developed countries take immediate measures to provide developing countries with financial resources and clean technologies to enable them to meet their existing commitments under UNFCCC। India is also of the view that the SAARC countries should adopt a common position on major global environment issues so that the region's voice carries greater weight। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश यानी कि सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनी हो सके। अब है हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मेनी, यानी कि पर्यावरण आंदोलन एक और अनेक। वी हैव सो फार लुक्ड एट द वे गवर्नमेंट्स हैव रिएक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू द चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उसके बारे में जान चुके हैं। बट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू दिस चैलेंज हैव come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world।
लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियाँ सरकारों ने की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। Some of them at the international level, but most of them work at the local level. These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse, and powerful social movements across the globe today. It is within social movements that new forms of political action are born or reinvented. इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्यवाही के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। These movements raise new ideas and long-term visions of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives. इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movements. यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। The forest movements of the South in Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, continental Africa and India, just to list a few examples, are faced with enormous pressure. दक्षिण देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। Forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite 3 decades of environmental activism. The destruction of the world's last remaining grand forest has actually increased in the last decade. 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। The minerals industry is one of the most powerful forms of industry on the planet. खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। A large number of economies of the South are now being reopened to MNCs through the liberalization of the global economy. वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी हैं। The mineral industry's extraction of the earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation, its replacement of communities, amongst other factors, continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe. खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। One good example is that of the Philippines, where a vast network of groups and organizations campaigned against the Western Mining Corporation (WMC), an Australia-based multinational company. Much opposition to the company in its own country. Australia is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous people. इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। Another group of movements are those involved in struggles against mega dams. कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। In every country where a mega dam is being built, one is likely to find an environmental movement opposing it. अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदी और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है।
The early 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save the Franklin River and its surrounding forest in Australia. 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। दिस वाज अ वाइल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एन एंटी डैम कैंपेन। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। At present, there has been a spurt in mega dam building in the south, from Turkey to Thailand to South Africa, from Indonesia to China. फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। India has had some of the leading anti-dam pro-river movements. Narmada Bachao Andolan is one of the best known of these movements. It is significant to note that in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence. भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। अब है हमारा टॉपिक रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, यानी कि संसाधनों की भू राजनीति। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट्स एंड वेयर, व्हेन, वेयर एंड हाउ। किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। They have also been the focus on interstate rivalry. Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा है। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। Since sea power itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from the 17th century onwards. The critical importance of ensuring uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during the First World War and the Second World War. समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित है, इसीलिए जहाज की सहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं शताब्दी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खास करके तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया। Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources. पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। These included the deployment of military forces near exploitation sites and along sea lanes of communication, the stockpiling of strategic resources, efforts to prop up friendly governments in producing countries, as well as support to multinational companies and favorable international agreements. इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। Traditional Western strategic thinking remained concerned with access to supplies which might be threatened by the Soviet Union. पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। ए पार्टिकुलर कंसर्न वाज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन द गल्फ एंड द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन साउदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर and the disintegration of Soviet Union, the security of supply continues
Security of supply continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive materials. However, oil continues to be the most important resource in global strategy. शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों की चिंता सताती है। बहरहाल, वैश्विक राजनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। The global economy relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel. 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। The immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। And the history of petroleum is also the history of war and struggle. पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। Nowhere is ये बात तो मैंने कभी गौर किया ही नहीं। इसको nowhere भी पढ़ सकते हैं, now here भी पढ़ सकते हैं। Is this more obviously the case than in West Asia and Central Asia? West Asia, specifically the Gulf region, accounts for about 30% of the global oil production. यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया, खास करके खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% है। ठीक है, 30% मुहैया कराता है। But it has about 64% of the planet's known reserves and is therefore the only region able to satisfy any substantial rise in the oil demand. Saudi Arabia has a quarter of the world's total reserves and is the single largest producer. इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। Iraq's known reserves are second only to Saudi Arabia's. And since substantial portions of Iraqi territory are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserves might be far larger. The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a considerable distance from the region. इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं। ऑयल तो हो गया, अब है वाटर को लेके भी लड़ाई होती है। वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रेलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। Regional variations and the increasing scarcity of fresh water in some parts of the world point to the possibility of disagreements over shared water resource as a leading source of conflicts in the 21st century. विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। Some commentators on world politics have referred to water wars to describe the possibility of violent conflict over this life-sustaining resource. Countries that share rivers can disagree over many things. इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए टिपिकल डिसएग्रीमेंट इज अ डाउनस्ट्रीम लोअर राइपेरियन state's objection to pollution, excessive irrigation, or the construction of dams by an upstream upper riparian state which might decrease or degrade the quality of water available to downstream state. जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा में कमी होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी।
states have used force to protect or seize freshwater resources. Examples of violence include those between Israel, Syria, and Jordan in 1950s and 1960s over attempts by each side to divert water from the Jordan and Yarmouk rivers, and more recent threats between Turkey, Syria, and Iraq over the construction of dams on the Euphrates River. इसका एक उदाहरण है, हाँ, देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध बनाने के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। A number of studies show that countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflicts with each other. बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। अब है हमारा टॉपिक द इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स, यानी कि मूलवासी और उनके अधिकार। इंडिजिनस पीपल मतलब मूलवासी। The question of indigenous people brings the issues of environment, resources and politics together. मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। The UN defines indigenous populations as comprising the descendants of people who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them. तो हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। Indigenous people today live more in conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part. किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। In the context of world politics, what are the common interests of approximately 30 crore indigenous people spread throughout the world, including India? भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या हैं? There are 20 lakh indigenous people of the Cordillera region of the Philippines, 10 lakh Mapuche people of Chile, 6 lakh tribal people of the Chittagong Hill tracts in Bangladesh, 35 lakh North American natives, 50,000 Kuna living east of Panama Canal, and 10 lakh small peoples of the Soviet North. Like other social movements, indigenous people speak of their struggles, their agenda and their rights. फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुसी नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब में कूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। The indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equals. विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। Indigenous people occupy areas in Central and South America, Africa, India, where they are known as tribals, and Southeast Asia. मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। Many of the present-day island states in the oceanic region, including Australia and New Zealand, were inhabited by the Polynesian, Melanesian, and Micronesian people over the course of thousands of years. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र में बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मेलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। They appeal to governments to come to terms with the continuing existence of indigenous nations as enduring communities with an identity of their own. Since times immemorial,
in the phrase used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate. सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर में मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। The world views of indigenous societies, irrespective of their geographical location, are strikingly similar with respect to land and the variety of life systems supported by it. भौगोलिक रूप से चाहे हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। एक बार मैं फिर से लाइन पढ़ना चाहूँगी। The world views of indigenous societies, irrespective of their geographical locations, are strikingly similar with respect to land and the variety of life systems supported by it. तो भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। The loss of land, which also means the loss of an economic resource base, is the most obvious threat to the survival of indigenous people. Can political autonomy be enjoyed without its attachment to the means of physical survival? भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों में एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब है जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराए। In India, the description indigenous people is usually applied to the scheduled tribes who constitute nearly 8% of the population of the country. भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। With the exception of small communities of hunters and gatherers, most indigenous populations in India depend for their subsistence primarily on the cultivation of land. अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। For centuries, if not millennia, they had free access to as much land as they could cultivate. It was only after the establishment of British colonial rule that areas which had previously been inhabited by the scheduled tribe communities were subjected to outside forces. सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। Although they enjoy a constitutional protection in political representation, they have not got much of the benefits of development in the country. In fact, they had paid a huge cost for development, since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। Issues related to the rights of indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for a very long. मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। During the 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences. हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल मिली। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स वॉज फॉर्म्ड इन 1975। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। द काउंसिल became subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the UN. Many of the movements against globalization discussed in Chapter 9 have focused on the rights of indigenous people. संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया और हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। यार एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।